नमस्कार। मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। महाराष्ट्र में ठाकरे बंधुओं ने रैली की है। रैली क्या, सभा है। तो उसमें दोनों साथ आए हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना एकनाथ शिंदे के नेता संजय निरुपम। संजय निरुपम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा, ये मेरे ख्याल से इस विषय पर बात करने के लिए मुझे लगता है कि आपसे बेहतर जो है फिलहाल जो है और कोई हो नहीं सकता। क्योंकि आप शिवसेना में रहे, एक दशक से ज्यादा रहे, फिर कांग्रेस में रहे, अब एकनाथ शिंदे के शिवसेना गुट में हैं। तो इन दोनों ठाकरे ब्रदर्स का साथ आना, इसे आप कैसे देखते हैं? ये सिर्फ दोनों ब्रदर एक साथ नहीं आए हैं, बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि जो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी थी, उसका एक नया फॉर्मेट तैयार हुआ जिसमें से कांग्रेस पार्टी को निकाल दिया गया। महाविकास आघाड़ी को यहां पर महाराष्ट्र में एमबीए कहा जाता है, और ये एमबीए की तर्ज पर एनसीपी, सीपीएम तमाम पार्टियों को लेकर के टीवीए बनाया गया है। टीवीए का मतलब हुआ ठाकरे विकास पार्टी। इसका अर्थ यह है कि या तो महानगर ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो या उद्धव ठाकरे की उबाठा हो, ये दोनों पार्टियों की जो राजनीतिक जमीन है पूरी तरह से सिकुड़ गई है। अब दोनों पार्टियों का वोट बैंक बहुत कम हो गया है। जैसे मनसे का वोट बैंक, राज ठाकरे की पार्टी का वोट बैंक तो 2% पे आ गया है। उद्धव ठाकरे की भी हालत बहुत खराब है। उन्हें कांग्रेस से अलायंस करके अपने आप को बर्बाद कर लिया है। कांग्रेस हम्म। पार्टी खुद बर्बाद हो गई उसमें। कांग्रेस पार्टी के पास 16 विधायक हैं। अब तक का लोएस्ट नंबर है उनके पूरे राजनीतिक इतिहास का महाराष्ट्र में। और इनकी भी संख्या 20 पे जाकर रुक गई है। हालांकि इससे पहले, बहुत पहले इससे कम भी हुआ करती थी उनकी संख्या। और शरद पवार भी 10 नंबर पे आ गए हैं एकदम। तो हम्म। कुल मिला के दोनों पार्टियों के हालात बहुत खराब हैं। तो दोनों पार्टियां अपने नए वोट बैंक की तलाश में इस प्रकार के प्रयास में लगे हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इसके लिए उन्होंने मराठी भाषा का मुद्दा छेड़ा है। हम्म। मराठी भाषा का मुद्दा एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है महाराष्ट्र में, और इस मुद्दे के जरिए मराठी भाषिकों की भावनाओं को बहुत अच्छे ढंग से भड़काया जा सकता है। तो वो अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपना वोट बैंक बनाने के लिए मराठी भाषा का मुद्दा उन्होंने उठाया हुआ है। आप अपनी पार्टी के खोए हुए जनाधार को फिर से रिगेन करने के लिए, रिक्लेम करने के लिए आप प्रयास कर सकते हो, करना भी चाहिए, लेकिन ढोंग मत करिए। आज मराठी मुद्दे पे जो ढोंग कर रहे हैं उस पर मेरा बहुत बड़ा ऐतराज है। महाराष्ट्र सरकार जो आज चल रही है फडणवीस जी के नेतृत्व में, जिसमें शिंदे जी हमारे उप मुख्यमंत्री हैं और अजित दादा पवार दूसरे उप मुख्यमंत्री, वो सरकार मराठी भाषा के मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिलवाया गया। और जो भी अपेक्षाएं हैं मराठी भाषिकों की सरकार से, मराठी भाषा, मराठी संस्कृति के संदर्भ में, सब कुछ किया जाए, लेकिन जानबूझ के हम्म। मराठी लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए मराठी का मुद्दा खड़ा कर रहे हैं। चलो, ये भी हमें थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त हो सकता है, हम्म। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मराठी लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए कमजोर लोगों पे जो हमले हो रहे हैं, वो सरासर गलत है। अब जब एक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री होने के नाते जब वो इस प्रकार की घोषणा करते हैं कि भाषा के नाम पे गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो उसका भी ये लोग विरोध कर रहे हैं। तो क्या अब भी स्थिति ऐसी है कि इसका वहां कोई विरोध जो है, राजनीतिक विरोधी, एक तरह से खड़ा नहीं हो पाया है? और आपसे ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि आप वहां लंबे समय तक जो है उत्तर भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। देखिए, एक बहुत बारीक सी लाइन है। हम लोग तो विरोध करते हैं। मैं स्वयं कल मीरा रोड गया था जोधपुर स्वीट के मालिक से मिलने के लिए। उनके भाई मुझे मिले, उसके बाद लोकल पुलिस स्टेशन से मिला और उनके साथ खड़ा हुआ सॉलिडरिटी पेश की मैंने उनके लिए। तो वो सब तो हम करते हैं, लेकिन बारीक लाइन ये है कि बहुत ज्यादा ये करने का मतलब लोग इस तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हैं कि भाई ये मराठी लोगों के खिलाफ है, मराठी भाषा के खिलाफ है। तो बहुत सारे नेता लोग, बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो हैं, वो इन सब चीजों से थोड़ा सा कतराते हैं, इन सब चीजों से थोड़ा दूर भागते हैं। लेकिन मैं हमेशा से, जब भी मनसे वालों ने गुंडागर्दी की है, चाहे किसी ने भी गुंडागर्दी की, किसी कमजोर पर जब हमला किया, तो मैं तो खड़ा रहता और खड़ा रहना भी चाहिए। मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि मुंबई, चाहे मुंबई के आसपास का जो इलाका है जिसको हम एमएमआर कहते हैं, मेट्रो मुंबई मेट्रो रीजन,
तो मेट्रो मुंबई रीजन जो है, जिसमें कि नवी मुंबई आता है, ठाणे आता है, कल्याण आता है, इधर विसई विरार पालघर वाला क्षेत्र आता है, मीरा भाईंदर आता है। ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसमें इसमें से लगभग 60 के आसपास असेंबली की सीटें हैं, जहां 60 विधायक चुन के आते हैं यहाँ से। और इन क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो बड़े पैमाने पर गैर मराठी भाषी लोग फैल गए हैं। सिर्फ हम्म। मुंबई में अगर आप देखेंगे तो मराठी भाषिकों की संख्या 22% के आसपास होगी। मीरा रोड जहां पर यह हादसा हुआ परसों, वहां पर हम्म। सिर्फ 12%, 18% रह गए, 82% नॉन महाराष्ट्रियन है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा महाराष्ट्रियन लोगों में एक प्रकार की नाराजगी रहती है। उस नाराजगी को हम समझ सकते हैं। लेकिन मुंबई और आसपास का क्षेत्र, उसका जनजीवन ही ऐसा है। वो एक मेल्टिंग पॉट जैसा है। इसमें सभी लोग आते हैं, सभी लोग इसमें साथ में रहते हैं और एक दूसरे की मदद करके पूरे शहर का निर्माण करते हैं, पूरे महाराष्ट्र का निर्माण करते हैं। आज मुंबई पूरे देश में एक अर्थ सत्ता का केंद्र माना जाता है। उसका कारण यह है कि यहाँ हर वर्ग के लोग आकर कुछ न कुछ योगदान देते हैं, चाहे जो मारवाड़ी हैं, गुजराती हैं, जो यूपी वाले हैं, बिहार वाले हैं, जो दक्षिण भारत के जो शेट्टी लोग हैं, सभी लोगों का अपना योगदान है, जिसकी वजह से ये ताकत बनती है। तो ये इस ताकत को देखते हुए, शहर की ताकत में सबका अपना योगदान है, और ऐसे में किसी एक के ऊपर कोई एक भाषा या बात थोपना, ये सरासर गलत है। लेकिन हाँ, आपको आग्रह नहीं की लगता जा है कि सकती है। समय बिल्कुल नहीं बदला है? ये पहले भी होता था और आज भी हो रहा है। मतलब ये चीज पहले भी होती हाँ, थी और आज भी जो है ऐसी चीजें नहीं, होती। लेकिन एक बात याद रखिएगा, याद रखिएगा। एक पहले जब बाला साहब जी थे और जब उन्होंने शिवसेना की स्थापना की और मराठी लोगों के न्याय और हक की बात की, सबको नौकरी दिलाने की बात की, और बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरी मिली भी। आज मुंबई के सरकारी गैर सरकारी दफ्तरों में आपको बड़े पैमाने पर मराठी भाषी लोग काम करते हुए दिखेंगे, जो कि एक शिवसेना की बहुत बड़ी सफलता है। और तब उनको एक कामयाबी मिली। लेकिन सेम फार्मूला आज जिस तरीके से मनसे वाले यूज कर रहे हैं, वो फार्मूला आगे जाके इनको काम आएगा, मेरा ऐसा नहीं मानना है। क्योंकि मनसे की जब से स्थापना हुई है, तब से इस प्रकार की हरकतें वो करते आ रहे हैं। बसों में हमारे यूपी वालों को पकड़ लेंगे, ऑटो वालों को पकड़ लेंगे, टैक्सी वालों को पकड़ लेंगे, उनको मारेंगे, पीटेंगे। नतीजा ये हुआ कि जो 8 से 10% इनका वोट था, वो घटते घटते अब 2% हो गया है। तो मेरा नहीं मानना है कि ये फार्मूला, ये जो पॉलिटिकल स्टंट है, आगे जाके किसी प्रकार का पॉलिटिकल डिविडेंड इन पार्टियों को दे पाएगा। हाँ, इनको अपना जनाधार बढ़ाना है, तो इसके लिए अलग अलग विषयों के ऊपर, जो विकास से जुड़े विषय हैं, जो लोगों के कल्याण से जुड़े विषय हैं, उन विषयों के ऊपर काम करना चाहिए, न कि भावनात्मक विषयों पे लोगों की भावना भड़का करके हिंसा भड़काई जाए और मारामारी की जाए। ये कहा अगर जा रहा है करेंगे कि तो मुझे लगता बीएमसी है इसको के लाभ चुनाव मिलेगा। को बीएमसी के चुनाव को देखते हुए दोनों जो हैं भाई साथ आए हैं। तो ये पूरा का पूरा जो स्टंट है, जो तमाशा है, ये जो पॉलिटिकल ड्रामा जो चल रहा है, ये महानगर पालिका चुनाव के लिए है। क्योंकि उद्धव ठाकरे जी को इस बात का एहसास है कि भाई लोकसभा में कोई बहुत आशातीत सफलता उनको मिली नहीं, विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हार गए। अब हालात ये है कि अगर महानगर पालिका चुनाव भी हार गए, तो आने वाले कुछ वर्षों में उनकी पार्टी बहुत बड़ी क्राइसिस में आ सकती है। तो उनको येन केन प्रकारेण महानगर पालिका में चुनाव, महानगर पालिका का जो चुनाव है वो जीतना है। और महानगर पालिका का चुनाव जीतने के लिए वो कोई भी समझौता कर सकते हैं, किसी मुद्दे पर किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, किसी भी मर्यादा का उल्लंघन कर सकते हैं। इसलिए वो अपने धुर प्रतिद्वंदी जो राज ठाकरे हैं, उनके साथ भी हाथ मिलाया है। लेकिन मैं बता दूं आपको, लोकसभा विधानसभा चुनाव से पहले अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिलाया था। तब मैं अकेला व्यक्ति था। जब 2019 में मैंने खुल के विरोध किया था कि ये गलत हो रहा है, आप कांग्रेस को, तब मैं कांग्रेस में था और मैंने कहा था आप शिवसेना से हाथ मत मिलाइए, इससे गठबंधन करेंगे आप भी नुकसान में जाएंगे और शिवसेना भी बर्बाद होगी। उसका नतीजा साफ दिख रहा है। तो जैसे कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई और ये अपने आप को भी नहीं बचा पाए, वैसे ही महानगर पालिका चुनाव के बाद भी ये दोनों पार्टियां चाहे कितने भी गठबंधन कर लें, कितने भी नई अघाड़ी वगैरह तैयार कर ले, अलायंस तैयार कर लें, इनका फायदा नहीं होने वाला है। हाँ, वो डेस्परेट हैं to win this BMC election, but I don't think they will be able to win this election। तो क्योंकि जी। हमने जो एक विश्लेषण किया है, मुंबई की 227 सीटें हैं महानगर पालिका में, 227 वार्ड हैं, उसमें लगभग 130 वार्ड ऐसे हैं जहां पे इन दोनों भाइयों के एक साथ आने का कोई इम्पैक्ट नहीं।
अच्छा। और बाकी जो लगभग 100 के आसपास सीटें रह जाएंगी, 100 से थोड़ा सा कम, उन सीटों पे इन चारों पार्टियों के बीच जबरदस्त खींचतान रहेगी। और उस खींचतान का नतीजा यह होगा कि उन्हीं 100 सीटों पे जो एक संघर्ष है वो संघर्ष बनेगा, उसमें 40-50 सीट तो मनसे वाले खुद मांगेंगे। तो कुल हम्म। मिला के उबाठा के पास 50-60 सीटें रह जाएंगी जहां पर उनको कुछ जीतने के चांसेस दिखेंगे। वो 60 सीटों में से कितनी सीटें जीत पाते हैं ये कहना मुश्किल है, तो चुनाव प्रचार के बाद के दरमियान समय में सब समझ में आएगा, क्योंकि अभी बहुत वक्त है, अभी 4-5 महीने लग जाएंगे चुनाव में। अच्छा, तो इस पे आपका सवाल ये था, तो महानगर पालिका चुनाव को ध्यान में रख करके इस प्रकार का एक नया राजनीतिक समीकरण तैयार किया गया है, लेकिन महानगर पालिका चुनाव में इनको इसका फायदा होगा, फिलहाल मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है। अच्छा, तो इसमें एक सवाल आपसे इसलिए बनता है क्योंकि आप बिहार से हैं, तो लोग शायद इसमें इंटरेस्टेड हों कि आपको इसका विरोध करने में मतलब एक सीमा तक ही रहना पड़ता है। कोई आपको लगता है कि इसकी एक सीमा है चूंकि आप बिहार से हैं? नहीं, मैं तो अपनी सारी सीमाओं को लांघ करके विरोध करता हूं, उसका नतीजा है कि चुनाव में सब लोग जमा होकर मुझे हरा देते हैं। इस बार भी विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसे क्षेत्रों में मुझे वोट कम मिले हैं जहां बेसिकली लोगों ने मेरे खिलाफ प्रचार किया कि ये मराठी विरोधी है, जबकि मैं बार बार बोलता हूं मैं मराठी विरोधी नहीं हूं। मेरी पत्नी महाराष्ट्रियन है, मैं मराठी भाषा के मान सम्मान का पक्षधर हूं, और मैं खुद मराठी बोलता हूँ, फिर खुद मराठी कार्यक्रमों में हिस्सा लेता हूँ, मराठी कार्यक्रमों का आयोजन करता हूँ, मराठी बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं मराठी बच्चों के लिए मैं लाइब्रेरी चलाता हूँ, मराठी बच्चों को के लिए कोचिंग सेंटर चलाता हूँ। लेकिन मेरा जो सिर्फ विरोध है वो सिर्फ इतना कि मराठी भाषा के नाम पे जो गुंडागर्दी करते हैं, किसी वॉचमैन को पकड़ के मारना, बैंक में काम करने वाले किसी कर्मचारी को मारना कि तुम हिंदी क्यों बोल रहा, तुम मराठी बोल, जो कि अभी अभी आया ट्रांसफर होके। वो जो वॉचमैन अभी देवरिया से गोरखपुर से अभी भी बेचारा आया, बोलते तुम मराठी बोल, बोला साहब कहां से मराठी बोलेंगे। कहीं डीमार्ट जैसे किसी शोरूम में चले जाएंगे और वहां किसी सेल्समैन से बोलेंगे तुम मराठी में क्यों नहीं बोलता। अब जोधपुर स्वीट के मालिक के पास चले जाते हैं, बोलेंगे तुम मरवाड़ी मराठी में बोल। तो ये अब नहीं बोलेगा तो मारेंगे। तो ये जो तरीका है, मैं इस तरीके के खिलाफ, और उस ये भावना का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन 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 चूंकि मैं इस तरीके का विरोध करता हूं, इसलिए एक 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 जनरली मेरे बारे में इस प्रकार का दुष्प्रचार करते रहते हैं लोग कि ये मराठी भाषिकों के खिलाफ है, जबकि ये सच नहीं है। हाँ, इसको जो कम पढ़े लिखे कम समझदार मराठी भाषी लोग उनके दिमाग में उतार दिया गया है, खासकर चुनाव के दरमियान मेरे खिलाफ को प्रचार होता है, जिसकी सजा में चुनाव में हार करके भोगता रहता हूँ। तो आपने इसमें कोई अपनी भूमिका देखी है या आपकी पार्टी ने, आपके नेता एकनाथ शिंदे ने आपको कुछ ऐसा कोई जिम्मेदारी दी है खासकर इस मुद्दे पे कि कैसे आगे बढ़ना है, या सिर्फ थोड़ा ट्वीट कर देने या थोड़ा बहुत बोल देने तक ही आपकी भूमिका सीमित है? नहीं, जहां तक मराठी भाषिकों को संगठित करना, उनको अपनी तरफ आकर्षित करना, उसके लिए तो मराठी भाषिक नेता जो हमारी पार्टी में हैं वो कर ही रहे हैं और वो करेंगे। हाँ, मैं क्या करता हूँ, मुझे जो एक जिम्मेदारी दी जाती है, जो गैर मराठी भाषिक लोग हैं उनके बीच जाया जाए, उनके साथ संवाद स्थापित किया जाए। तो विधानसभा चुनाव से पहले मैं बड़े पैमाने पर पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में जाकर के उत्तर भारतीय लोगों के नहीं बीच नहीं, खूब मीटिंग। वो तो पहले की बात है। अब चूंकि ये मामला बिल्कुल बढ़ता ही जा रहा है, एक तरह से जिस तरह के दृश्य होते हैं उसे देखना बड़ा मुश्किल होता है। कोई आदमी, निरीह आदमी खड़ा है और उसे आप थप्पड़ लगाए जा रहे हैं, मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है। एक कमजोर आदमी और आप उसे भाषा के नाम पर थप्पड़ मार मार रहे हैं। ये तो बहुत ही मतलब कि देखना भी, इससे किसी भी आदमी को गुस्सा आ सकता है इस पर। नहीं, गुस्सा तो आता है और गुस्सा आना भी चाहिए, क्योंकि सवाल सिर्फ भाषा का और किसी व्यक्ति का नहीं है। सवाल उस व्यक्ति की अपनी डिग्निटी का है, सवाल उस मनुष्य की प्रतिष्ठा का है, उसकी इज्जत का है। भारतीय संविधान सबको इज्जत से, डिग्निटी से जीने का अधिकार देता है, लेकिन उसी अधिकार के तहत कोई आदमी व्यापार कर रहा है, कोई आदमी नौकरी कर रहा है, कोई आदमी कुछ अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे। ऐसे में अगर उस व्यक्ति की डिग्निटी के साथ कोई खिलवाड़ करता है, उसकी डिग्निटी पे हमला करता है, तो निश्चित तौर पर ये एक दर्दनाक घटना है और कहीं ना कहीं इसका विरोध होना चाहिए। तो हम विरोध करते हैं, हम चले भी जाते हैं, मैं चला भी गया था मेरा रोड, और कई बार हम एक बार राज ठाकरे के घर पे मोर्चा लेके चले गए थे। लेकिन इन सब चीजों की एक मर्यादा है मेरे लिए, क्योंकि एक तो मैं सत्ता पक्ष का हिस्सा हूं अभी, दूसरा ये बहुत ही संवेदनशील विषय है। लेकिन इतने इतनी मर्यादा में रहते हुए भी सिर्फ मेरे अलावा इस शहर में और कोई इन विषयों के ऊपर बोलने वाला नहीं है, ऐसे कमजोर लोगों के लिए खड़ा होने वाला नहीं। ये भी आप समझ लीजिए। हाँ, लेकिन विरोध विरोध देखा नहीं जा रहा है वहां पर।
कि इसका कोई विरोध और मतलब आप कह रहे हैं ये कि भी बात मतलब अचरज में डालती है कि खुद वहाँ जो नॉन मराठी हैं मतलब कि वो भी इसके खिलाफ जो है मुखर होकर होकर सड़कों पर आ नहीं रहे हैं, या इस तरह नहीं का नहीं नहीं विरोध दिख नहीं नहीं रहा नहीं है। नहीं, बाजार बंद हुए आप ठीक है, लोगों ने जो है इसका विरोध किया ठीक है, लेकिन अब तक ये समझना मुश्किल है कि अभी भी इसका जैसा विरोध होना चाहिए तो अत्याचार है, उस हिसाब से विरोध नहीं हो रहा है। नहीं, उसका विरोध हुआ जब जोधपुर स्वीट वाले के ऊपर हमला हुआ। उसके बाद पूरा मीरा रोड का बाजार बंद कर दिया गया और लगभग 15-20 हजार मारवाड़ी दुकानदार जो व्यापारी थे वो रास्ते पर के उतरे। वो भी विरोध करने का तरीका, मारा मारी तो नहीं की जा सकती ना, एक शांतिपूर्वक ही अपनी बात रखी जा सकती है, अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जा सकता है। तो शांतिपूर्वक लोगों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। लेकिन अगर आप ही कहते हैं कि सड़कों पे उतर करके जोरदार ढंग से विरोध और नारेबाजी होना चाहिए, तो यही तो वो नहीं, चाहते हैं। नारेबाजी नहीं, मराठी से किसी का विरोध नहीं है। कोई हिंदी वाला भी मराठी का विरोध नहीं करता, उसके लिए सारी भाषाएं एक समान है, सबको वो प्यार इज्जत देता है। लेकिन भाषा के नाम पर एक कमजोर आदमी को इस तरह से मारना, सरेआम उसे बेइज्जत करना, ये किसी भी सभ्य समाज में इसे ये स्वीकार्य नहीं है। और आपसे ये बिल्कुल। सवाल इसलिए बनता है खास करके क्योंकि आप बिहार से हैं, आपकी कर्म भूमि महाराष्ट्र रही है, बम्बई रही है खासकर, लेकिन फिर भी इस लोग सोचते हैं कि बिहार का है संजय निरुपम तो इस पर अपनी आवाज बुलंद करेगा। मैं इस अपेक्षा का मैं सम्मान करता हूं और मैं अपनी आवाज बुलंद करता रहता हूं और आगे भी आवाज बुलंद करता रहूंगा। और जो गलत है वो गलत है, जो गलत है वो गलत है, चाहे आप कहीं भी रहें, किसी भी परिस्थिति में रहें। और मेरा मानना है कि कमजोर आदमी की हिफाजत करनी चाहिए। हम जो ताकतवर लोग हैं उनको अगर लड़ना है तो ताकतवर लोगों से लड़ना चाहिए, अगर हमला भी करना है तो ताकतवर लोगों पे हमला करिए। लेकिन कमजोर आदमी पे जाके किसी भी वजह से हमला करना, जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, ये सरासर गलत है। और इस विषय को हम लोग समय समय पर अपने ढंग से रखते हैं। अच्छा और अब हम्म। बिहार के लोगों को मेरी तरफ से ये कह दीजिए कि हम यहाँ पर किसी भी बिहारी को असुरक्षित नहीं रहने देते। अगर किसी बिहारी पर कोई खतरा आता है तो उसके लिए हम एकदम से कमर कस के उसके साथ खड़े रहते हैं, उसको न्याय दिलाने का पूरा प्रयत्न करते हैं। अच्छा, ये जो अब आते हैं थोड़ा सा कि ये जो दोनों भाई साथ आए हैं और वो भी काफी समय बाद, 20 साल के बाद लगभग जो है, और एक समय में आप भी शिवसेना में हुआ करते थे, बाल ठाकरे के खासम खास थे आप, राज्यसभा में 2 टर्म आप ने वहां गए, आप फिर आप कांग्रेस में आए। तो ये जो अभी जो चीजें देखी जा रही हैं, दोनों भाइयों का साथ आना, इस पर सबकी निगाहें हैं, कांग्रेस ने इससे दूरी बना ली है, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने दूरी बना ली है। कांग्रेस पार्टी को इस गठबंधन से दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया है। यह आने वाले दिनों में सबको पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी की आवश्यकता नहीं है, ऐसा उन लोगों ने आज संदेशा दे दिया है। एक दूसरी बात, इस प्रकार से जो राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का जो मनोमिलन है, राजकीय मनोमिलन है, वो भारत की राजनीति में अक्सर होता रहा है। और इसका नतीजा बहुत अच्छा रहा है या बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहा है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। बिहार में कभी लालू यादव और नीतीश कुमार भी गले 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 मिलते रहे हैं और सरकार भी साथ साथ चलाते रहे, लेकिन अंतिम जो फाइनल रिजल्ट था वो सबको पता है। बिल्कुल, कभी राहुल गांधी और केजरीवाल भी एक साथ एक मंच पर बैठते थे, लेकिन अंतिम रिजल्ट क्या हुआ सबको पता है। बिल्कुल उसी तरह से अखिलेश यादव और बहन मायावती भी एक साथ चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ वो सबको पता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये दोनों भाइयों के एक साथ आने से कोई बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ेगा महाराष्ट्र की राजनीति पर, मुझे ऐसा नहीं लगता। अंततः इनके बीच इतने विरोधाभास हैं, इतने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कि वो उस कॉन्ट्रडिक्शन के चक्कर में वो कहीं ना कहीं महानगर पालिका चुनाव तक शायद साथ में रहेंगे, लेकिन उसके बाद फिर साथ में नहीं रह पाएंगे। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि इन दोनों के साथ आने से, दोनों भाइयों के साथ आने से, एक नाथ शिंदे की जो पार्टी है मतलब आपकी पार्टी, उन्हें जो है नुकसान पहुंचेगा, इससे आपको नुकसान पहुंच सकता है, आपकी पार्टी को। हाँ, इस प्रकार का एक दुष्प्रचार करेंगे लोग, क्योंकि ये दोनों पार्टियों का जो जनाधार है वो मराठी लोगों के बीच है।
और हमारी पार्टी का भी मुख्य जनाधार जो मराठी भाषी लोगों के बीच है। लेकिन इतना याद रखें, एकनाथ शिंदे जी के पास मराठी लोगों के अलावा गैर मराठी भाषिकों का भी एक बड़ा वोट बैंक है। जहां से वो ठाणे से आते हैं, ठाणे में 50% के आसपास गैर मराठी भाषिक लोग रहते हैं, जिनके बीच वो बहुत पॉपुलर है। ठाणे से और कल्याण से उनके सुपुत्र आते हैं एमपी बन के, वहां पर भी बड़े पैमाने पर उत्तर भारतीय जिनके बीच वो बहुत ही लोकप्रिय हैं। और ढाई ढाई साल तक जब ये मुख्यमंत्री थे, उस दरमियान जो उनका कामकाज था और जो उनका आउटरीच प्रोग्राम था अलग अलग कम्युनिटी के बीच, वो बहुत ही कामयाब था। तो ऐसा नहीं कह सकते कि एकनाथ शिंदे जी को बहुत बड़ा नुकसान होगा, हमारी शिवसेना को नुकसान होगा। हाँ, कुछ वोटों के इधर उधर होने का मामला हो सकता है, लेकिन इतना याद रखिएगा कि उन दोनों पार्टियों में इतने विरोधाभास है कि उनके बहुत सारे कार्यकर्ता और वोटर भी इधर आ जाएंगे। दोनों पार्टियों को एक दूसरे का विरोधी वोट मिलता है। दोनों पार्टियों ने जब हाथ मिला लिया तो उनके वोट एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसका 100% इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो होता है ना, वो 2+2 4 नहीं होता इतना आसान। जैसे मायावती और अखिलेश यादव दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे, तो लोगों ने क्या सोचा कि हम दोनों साथ में आ जाएंगे, तो हम दोनों का वोट अगर जुड़ जाएगा तो हम बीजेपी को रोक देंगे। लेकिन इतना याद रखना चाहिए कि अखिलेश यादव को वो वोट मिलता है जो एंटी मायावती है, और मायावती को वो वोट मिलते थे जो एंटी अखिलेश यादव है। जैसे ही अखिलेश यादव मायावती साथ में हो गए, तो एंटी मायावती वोट अखिलेश को फिर नहीं मिला, वो चला गया बीजेपी के पास। सिमिलरली एंटी अखिलेश यादव वोट मायावती को नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने अखिलेश से हाथ मिला लिया, तो चला गया बीजेपी के पास। बिल्कुल उसी तरीके से एंटी राज ठाकरे वोट उद्धव ठाकरे को नहीं मिलेगा, वो फिर हमारे तरफ आ जाएगा। एंटी उद्धव ठाकरे वोट भी राज ठाकरे को नहीं मिलेगा, फिर वो हमारे पास आ जाएगा। इस बात को आप समझिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि महाराष्ट्र में इन दिनों पूरा एक्सट्रीम हो रहा है? मतलब कि आप जो विरोधाभास की बात कर रहे हैं, यही विरोधाभास तो अभी कुछ समय पहले देखा गया, जब उद्धव ठाकरे ने जो है कांग्रेस से हाथ मिला लिया, उसके बाद फिर अजीत पवार का साथ आना, और तमाम फिर जो है कांग्रेस का फिर इस किस तरह से मोह भंग होना इधर। तो ये तमाम जो चीजें, ये एक तरह से चर्निंग हो रही है, एक्सट्रीम्स पे जा रहे हैं। ये किस तरफ जाएगी वहां की राजनीति? अभी भी देखिए, आप दोनों भाई साथ आ गए, ये एक अगला कदम है महाराष्ट्र की राजनीति में, एक नया एक्सटेंशन है इसका। तो ये चीजें कहाँ जाकर रुकेंगी? कोई कुछ पक्के तौर पर कह ही नहीं सकता कि ये आदमी इसके साथ रहेगा, ये आदमी इसके साथ रहेगा, या ये आदमी इसके साथ नहीं जाएगा। ऐसा कुछ मतलब दिख ही नहीं रहा है, कोई किसी के साथ भी जा रहा है। हाँ, 2019 से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत ही अप्रत्याशित किस्म की घटनाएं घट रही हैं। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है, वो हुआ। फिर कभी किसी ने नहीं सोचा था कि शिवसेना में इतना बड़ा स्प्लिट होगा, जो एकनाथ शिंदे जी लगभग 40-45 एमएलए के साथ बाहर निकल जाएंगे और उद्धव ठाकरे तमाशा देखते रह जाएंगे। किसी ने नहीं सोचा था कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आ जाएंगे, ये भी किसी ने नहीं सोचा था। तो जितने तरह के परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, वो मुझे लगता है हर तरह के प्रयोग अब हो चुके हैं। अब इन प्रयोगों का जो एक एक वो था, एक प्रयोगों की जो पराकाष्ठा थी, वो दोनों भाइयों के मामले में है, जिसके साथ वो एनसीपी के लोग आ गए हैं, सीपीएम के लोग आ गए। जिस सीपीएम के खिलाफ पूरी जिंदगी बाला साहब जी ने अपने स्टेटमेंट दिए। बाला साहब सीपीएम से, मार्क्सवादियों से, समाजवादियों से बहुत नफरत करते थे। वो सीपीएम वाले आज उनके साथ मंच पे थे। वो महादेव जानकर एक नेता हैं जो हमेशा से बीजेपी के साथ रहते थे। बीजेपी ने पिछली बार परगने से उनको चुनाव भी लड़ाया था, वो आज जानकर इनके साथ आ गए हैं। तो ये जितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं पिछले 5-6 वर्षों में, सब हो चुके हैं। महानगर पालिका चुनाव उसकी पराकाष्ठा होगी, उसके बाद मुझे लगता है सब कुछ जाके एकदम से परमानेंटली सेटल हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और अजीत पवार का जो गठबंधन है, वो आने वाले दिनों में कम से कम 2000 क्या बोलते 2029 तक तो चल रहा है। 2029 तक तो ये गठबंधन है, क्योंकि हम सरकार में है और बहुत बड़ी बहुमत के साथ सरकार में है। अगर 2025 के आखिर में महानगर पालिका के चुनाव अगर अप्रत्याशित हुए, तो भी बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता है। हमारे पास सरकार है, हमारे पास कामकाज है, कल्याणकारी योजनाएं हैं, हमारे पास लोगों तक पहुंचने के लिए, आउटरीच करने के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे प्रोग्राम हैं। इसके जरिए हम निश्चित तौर पर अपनी अपनी पोजीशन को, अपनी सतह को और भी मजबूत कर लेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। अगर अगर इन दोनों भाइयों के मिलने से कोई नुकसान होता है, तो मुझे प्राइमरीली नहीं लगता कोई नुकसान हो रहा है। तो आपको ये भी लगता है कि मे बी कुछ दिनों बाद ये दोनों भाई फिर हो सकता है अलग हो जाएं?
दोनों के हिसाब। महानगर पालिका के चुनाव में निश्चित तौर पर इनको कामयाबी नहीं मिल रही है। और जब कामयाबी नहीं मिलेगी तब ये एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे और कहेंगे कि भाई इनका वोट मुझे ट्रांसफर नहीं हुआ, मेरा वोट इनका ट्रांसफर नहीं हुआ, इनके वर्कर्स ने हमारे लिए काम नहीं किया, हमारे वर्कर्स ने इनके लिए काम नहीं किया। इस तरह के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होंगे, जो कि मायावती और अखिलेश यादव के बीच हुआ था। और बिल्कुल उसी तरीके से फिर इनके बीच झगड़े होंगे और फिर धीरे धीरे इन दोनों के अलग अलग राहें हो जाएंगी, हो हम्म। सकती हैं। अच्छा, तो इसकी भी क्या गारंटी है कि कल को बीजेपी और शिवसेना, मतलब एक नाथ शिंदे वाली शिवसेना, ये दोनों साथ चले? इसकी भी गारंटी क्या आप दे सकते हैं? देखिए, हमेशा कोई भी पार्टी किसी दूसरे पार्टी से तब तक गठबंधन करती है जब वो दूसरी पार्टी टेबल पर कुछ लाके अपनी तरफ से रखती है। एक नाथ शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना का जो कामकाज है वो बहुत ही प्रभावशाली कामकाज है, और हम बहुत ताकत के साथ खड़े हैं, लगभग 60 एमएलए लेकर तैयार हैं। तो जब तक हमारी ताकत रहेगी तब तक तो हम भारतीय जनता पार्टी की जरूरत बने रहेंगे। तो हमको अपनी ताकत बना के रखना है, हमको अपना जनाधार बिगड़ने नहीं देना है, हमको अपना जनाधार खिसकने नहीं देना, अपनी जमीन खिसकने नहीं देनी है। इस प्रकार का प्रयास करना। और ऐसे में मैं मानता हूं कि एक नाथ शिंदे जी एक बहुत ही एस्ट्यूट पॉलिटिशियन हैं, बड़ा दिन रात काम करते हैं, मेहनती व्यक्ति हैं, और पूरे महाराष्ट्र का दौरा करते हैं, पूरे संगठन के ऊपर बहुत अच्छे ढंग से काम करते हैं। डेली नियमित तौर पर हर दिन किसी न किसी पार्टी से बड़े पैमाने पे लोग हमारी पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूं कि हमारी पार्टी इस समय महाराष्ट्र की फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है। तो आने वाले दिनों में 5 साल बाद में जो अपनी शिवसेना को देख रहा हूं, वो और भी मजबूत स्थिति में देख रहा हूं। और ऐसी मजबूत स्थिति में अगर हम होंगे तो हम बीजेपी की एक भारी जरूरत बने रहेंगे, और तब बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन और भी मजबूत होगा। अच्छा, एक सवाल है जो बहुत लोगों के मन में रहता है। हो सकता है ये सवाल आपको बहुत अच्छा न लगे, लेकिन ये लोगों के मन में रहता है। शिवसेना, कांग्रेस और फिर अब शिवसेना का दूसरा हिस्सा। देखिए, मेरा राजनीतिक कद के बारे में समझने से पहले जो मेरा कद है वो 5 फीट 6 इंच है। वो तब भी इतना ही था, आज भी उतना ही है। आप जब एक राजनीतिक जीवन में होते हैं तो आपकी भूमिकाएं बदलती रहती हैं। मैं राज्यसभा में था, 2 टर्म राज्यसभा में था, फिर राज्यसभा की सदस्यता छोड़ करके कांग्रेस में आया। 1 साल 2 साल तक कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन के तौर पे काम करता रहा। फिर कांग्रेस ने एक ऐसी सीट मुझे दी जो गोविंदा जहां से एमपी हुआ करते थे, और जो सीट कांग्रेस पार्टी जीत नहीं सकती थी, लेकिन मेरे हवाले वो सीट कर दी गई। ईश्वर के आशीर्वाद से वो सीट पर मैं जीत करके आया, और पूरे 5 साल लोकसभा में बहुत अच्छा काम किया और कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद 2014 आता है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक लहर निकलती है, जिसमें आप चाहे कितना भी अच्छा काम किए हों, चाहे कितने भी अच्छे एमपी हों, उसका कोई वैल्यू नहीं। उस लहर में हम सब हार गए। हमने सोचा कि भाई कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे फिर से रिवाइव होगी। मुझे कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया 2015 में। 2019 तक लगातार मैं सड़कों पे उतरा रहा, और कांग्रेस पार्टी के प्रचार प्रसार, उसके पुनरुत्थान के लिए मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि यहाँ जो कांग्रेस का एक अपना कल्चर है, उस हिसाब से यहाँ के जो स्थापित नेता हैं वो सब मेरा विरोध करते रहे, लेकिन मैं कमर कस के उतरा था। राहुल जी ने मुझे जो एक एक तरह से मैंडेट दिया था, उस मैंडेट का इस्तेमाल करते हुए दिन रात काम करता रहा। फिर 2019 आता है। 2019 में लगा था कि हम लोग चुनाव जीत जाएंगे, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत जाएगी, लेकिन उसके बाद पुलवामा की घटना घटती है, और उसमें एक ऐसा नया माहौल बनता है कि जिसमें व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। वो मोदी जी के नाम पे फिर से वोटिंग होती, फिर हम हार जाते हैं। फिर उसके बाद 2024 आता है, और इस समय मुझे लगा था कि कांग्रेस और शिवसेना, उद्धव ठाकरे के अलायंस में मैं ये चुनाव जीत सकता था, कि मुझे इस सीट अच्छी लग रही थी। और लगातार 5 साल मैंने लोगों के बीच काम किया था। फिर ऐसी सिचुएशन बना दी जाती है कि भाई मेरी सीट ही नहीं छोड़ती है शिवसेना, उद्धव ठाकरे सीट नहीं छोड़ते हैं। और कांग्रेस वाले भी तब तक मुझसे इतना तंग आ गए थे कि कांग्रेस वालों भी बोले कि नहीं, संजय के लिए सीट मांगने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद मेरे सामने कोई कोई विकल्प नहीं था। तो मुझे लगा कि अब कांग्रेस पार्टी में इस उम्र हम्म। में आके अपने आप को खत्म करने, नष्ट करने से बेहतर है कोई दूसरे मंच पे जाए, दूसरे प्लेटफॉर्म पे। तब तक एक नाथ शिंदे जी से मेरी पुरानी दोस्ती थी, मुझे कई बार कह चुके थे कि आपको अगर कांग्रेस में मन न लगे तो मेरे पास आइए, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मिलकर काम करिए। और उनकी बड़ी इच्छा थी, हमारे पुराने साथी थे, साथी हैं वो।
तो मैंने सोचा कि सबसे अच्छा है अब उनके साथ चला जाए, उनके साथ गया मैं। तो लोकसभा की टिकट मिलने में दिक्कत हुई। उन्होंने कहा कि मुझे एक यहाँ के मराठी जो एमएलए हैं उन्हीं को देना है हम, लेकिन आगे हम काम करेंगे। फिर जब विधानसभा का चुनाव है तो सामने से बुला के मुझे बोला गया कि हमारे पास एक सीट पर इस तरह का सर्वे आ रहा है कि आप अच्छे से लड़ सकते हैं, वहां पर उद्धव ठाकरे का एक मजबूत उम्मीदवार है और उसको आप हरा सकते हैं, इससे हमारे पास इंटरनल रिपोर्ट आ रही है, तो आप उतरिए। मैंने ठीक है, पार्टी का जैसा आदेश है मैं उतरा। और मेरे पास सिर्फ 12 दिन का वक्त था चुनाव प्रचार के लिए। 12 दिन में 3 दिन दिवाली में चला गया, 2 दिन छठ में चला गया, छठ की पूजा में गया। समझ लीजिए कि 7 दिन में मैंने प्रचार किया। और 7 दिन के प्रचार में जो 3 बार का जो एमएलए था उसको 15 राउंड तक मैं हराता रहा। 15वें राउंड तक मैं लीड पे था। उसके बाद एक मुस्लिम वोट का एरिया पट्टा है, वहां की जब मशीनें खुलती हैं तब मेरी सारी लीड वो मुस्लिम वोट बैंक की वजह से खत्म हो जाती है और वो लीड लेके जीत जाते हैं। तो अब ये मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूं, ये अपना नसीब है। मेहनत में कोई कमी नहीं है, मेहनत करता हूं। भले चुनाव हार जाता हूं तो भी लोगों के बीच रहता हूं, लोगों की सेवा करता हूं, लोगों का काम करता हूं। हाँ, जब एक राजनीतिक सच्चाई ये है कि जब आप किसी पद पे ओहदे पे होते हैं तो उस जब ओहदे से बोलते हैं तो उस बात का एक महत्व होता है, उस बात का एक प्रभाव होता है। जब आप किसी ओहदे पे नहीं होते हैं तो आपकी बातों का महत्व कम आका जाता है, क्योंकि आप कहाँ से बोल रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, क्या बोल रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। तो हम्म। निश्चित तौर पर तब आप मेरी बातें ज्यादा नहीं सुनाई पड़ती होगी। वही मैं आने वाले दिनों में फिर से कभी पार्लियामेंट में चला जाऊंगा या फिर कोई अच्छी हाँ, पोजीशन बिल्कुल पे आ बिल्कुल। जाऊंगा। तो हमारी तो यही शुभकामनाएं हैं, पूरे बिहार वालों की भी यही शुभकामनाएं हैं धन्यवाद। कि एक बार फिर से जो है आप पुराने रंग में दिखे। और लेकिन आपने, अच्छा, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी से अब आपके कैसे रिश्ते हैं? नहीं, मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात हुई थी एक बार चुनाव प्रचार के दरमियान, मैंने पैर वैर छू के आशीर्वाद लिया, उन्होंने गले लगा लिया। हम्म। बस उसके बाद फिर मेरी कोई मुलाकात नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर मेरा ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार चुनाव जीत के आए हैं तो इस देश की जनता कोई बेवकूफ तो नहीं है, ऐसी भावावेश में तो वोट नहीं दे रही है। कहीं नहीं कि प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व उनको बहुत आश्वासक लगता है, प्रधानमंत्री का कामकाज बहुत ज्यादा प्रभावशाली लगता है, तभी उनको लगातार वोट दे रहे हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री के हर कामकाज का विरोध करने की जो आदत कांग्रेस में है वो सरासर गलत है। कुछ काम अच्छे भी हो सकता है कुछ काम अच्छे नहीं होंगे, लेकिन हर मामले में चूंकि आपको मोदी जी का विरोध करना है इसलिए उनके हर फैसले का विरोध कर रहे हैं। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी की जो अपनी जो साख है लगातार धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। लेकिन अभी कांग्रेस भी का अगर कांग्रेस पीछा कांग्रेस का पीछा आपने अब तक नहीं छोड़ा है, खासकर राहुल गांधी का। क्योंकि अभी मैं देख रहा था आपके उसमें अकाउंट्स पे, तो बिहार में अभी चुनाव होने हैं अक्टूबर नवंबर में, और यहाँ एक स्कीम कांग्रेस लेकर आई है, योजना, जिसमें सैनिटरी पैड जो है महिलाओं को और लड़कियों को दिए जाने हैं। कांग्रेस देगी। और उसमें जो तस्वीर है वो राहुल गांधी की है और प्रियंका गांधी की है। तो इस पर भी आपने मेरे ख्याल से कुछ कमेंट्स किया है और कुछ वीडियो भी शायद डाला है इस पर। तो राहुल गांधी के मतलब अब भी आप अटैक करना नहीं छोड़ रहे हैं? अटैक नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर ढेर सारे बेवकूफ लोग बैठे हैं जिनकी वजह से कांग्रेस पार्टी लगातार बर्बाद होती चली जा रही है। और उन बेवकूफों को लगता है कि हम बहुत गला फाड़ के चीख चीख के सिर्फ मोदी सरकार को गाली देते रहेंगे तो हमारा वोट बढ़ जाएगा और हमारी पार्टी खड़ी हो जाएगी। ये बेसिकली बेवकूफी है, बेवकूफाना हरकत है। तो ऐसे बेवकूफ लोगों को एक्सपोज करने का मैं लगातार एक अभियान चलाता रहता हूं। मैंने कांग्रेस छोड़ दिया मतलब कांग्रेस की जो बुराइयां हैं उस पे कुछ नहीं बोलने का संकल्प तो नहीं लिया। कांग्रेस आज देश में जो कुछ भी तबाही बर्बादी हुई उसमें कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। मेरे साथ जो बदतमीजी की गई है, बदमाशी की गई है, उसको मैं कैसे भूल सकता हूँ।